अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ने प्रोटॉन एनएमआर की बात हुई थोड़ी सी पुरानी। अब हम बात करते हैं कार्बन 13 एनएमआर की। आपको मालूम है कार्बन 13 ऐसे ही न्यूक्लियाई में शामिल है जिनकी स्पिन हाफ इंटीजर की होती है, यानी ये भी प्लस हाफ स्पिन रखता है। और ऐसे ही तकरीबन 200 आइसोटोप्स हैं जो एनएमआर एक्टिव हैं। ठीक है, कार्बन ऐसे एलिमेंट्स में शामिल है कि जिसके अंदर हाफ इंटीजर स्पिन होती है। ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें अगर हम गौर करें कार्बन 13 एनएमआर में, तो कार्बन 13 की जो नेचुरल अबंडेंस है दैट इज़ अबाउट 1.1%। यानी अगर हम इसको प्रोटॉन एनएमआर से कंपेयर करें तो प्रोटॉन एनएमआर में क्योंकि हाइड्रोजन तो नेचुरली अबंडेंट है, एच जो प्रोटियम है हमारा वो तो ज़्यादातर प्रोटियम की फॉर्म में ही पाया जाता है हाइड्रोजन, तो उसकी जो अबंडेंस है दैट इज़ अबाउट 99.9%। और उसके रिस्पेक्ट से ये तो बहुत ही कम है, इसकी नेचुरल अबंडेंस बिल्कुल ही कम है। फिर इसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो भी तकरीबन 1/4 है, यानी जितना हाइड्रोजन का जायरोमैग्नेटिक रेशियो उसको 4 से डिवाइड कर दो तो करीब करीब आ जाता है वो इसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो है तकरीबन 6.67 इंटू 10⁻⁷ हर्ट्ज पर टेस्ला। ठीक है जनाब। तो अगर इसको बिल्कुल हम वही सेम कंडीशन दें जो हमने प्रोटॉन के लिए शुरू में निकाली थी, अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालें एक 4.69 टेस्ला के मैग्नेट से, तो देखते हैं क्या फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें 4.69 टेस्ला, ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है जनाब इसके गामा V0/2 गामा इसका है 6.67 इंटू 10⁻⁷ पर टेस्ला पर सेकेंड इंटू B0 कितना है 4.69 टेस्ला डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है वो होती है तकरीबन 49.7 मेगाहर्ट्ज़। ये तकरीबन बराबर हो जाती है 50 मेगाहर्ट्ज़ की। ठीक है, यानी वही मैग्नेट जिसके ऊपर प्रोटॉन एनएमआर में प्रोटॉन तकरीबन 200 मेगाहर्ट्ज़ की प्रिसीशन दे रहा था, उसी मैग्नेट के ऊपर कार्बन 13 सिर्फ 50 मेगाहर्ट्ज़ की प्रिसीशन दे रहा है। ठीक है, उसकी बेसिक वजह यह है कि इसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में कम है, और वो इसलिए कम है कि जो प्रोटॉन है इसका जो मास है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा मास होगा तो जाहिर सी बात है मूव करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। और अगर हम सेम मैग्नेट रखें, सेम मैग्नेटिक फील्ड रखें, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो दोनों न्यूक्लियाई के लिए सेम है, तो इसलिए ये न्यूक्लियाई हल्के घूमेगा, हल्की प्रिसीशन करेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल नज़र आता है हमें, पहले हम स्केल की बात कर लेते हैं फिर सिग्नल की बात कर चले। यहाँ पे जो सिग्नल नज़र आता है हमें, सिग्नल वो तकरीबन 6000 गुना कम होता है प्रोटॉन एनएमआर से। ठीक है, जो कार्बन 13 एनएमआर का हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसमें जो सिग्नल नज़र आता है वो नज़र आता है तकरीबन 6000 टाइम्स कम एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। अब थोड़ी सी देर के लिए प्रोटॉन एनएमआर को दोबारा से याद कीजिए। प्रोटॉन एनएमआर में हमने कहा था कि जनाब प्रोटॉन एनएमआर में जो कंसनट्रेशन रखी जाती है वो 1% से 10% रखी जाती है, और उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम कंसनट्रेशन ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सेस होता है ना ग्राउंड स्टेट में वो बहुत कम होता है। वो हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से देखा था कि ओनली 33 ppm एक्सेस होता है अगर हम 1 मिलियन प्रोटॉन कंसीडर करें, है ना, तो सिर्फ 33 प्रोटॉन ऐसे होंगे जो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे।
उसका ये, तो वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी थी बहुत ज़्यादा। वो उस केस में था जब नेचुरल अबंडेंस तकरीबन 100% थी। अब नेचुरल अबंडेंस भी कम हो गई है, जायरोमैग्नेटिक रेशो भी कम हो गया है, ठीक है। तो इस केस में जो सिग्नल है वो तकरीबन 6000 गुना तक कम मिलता है। अब इसका एस बाय एन अगर बढ़ाना है, सिग्नल टू नॉइस रेशो अगर बढ़ानी है, तो कम अज़ कम भी 6000 दफ़ा तो रिपीट करना ही पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, है ना। और हमको पता है कि आजकल पल्स्ड एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, FTNMR यूज़ किया जाता है, और उसमें जो पल्स विड्थ, पल्स ये कह लें कि पल्स ड्यूरेशन है, या पल्स का जो गैप है, वो तकरीबन 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक रखा जाता है। तो अगर हमें 6000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट रिपीट करना हो और हर एक्सपेरिमेंट के बाद हम 1 सेकंड का सिर्फ गैप लें, पल्स गैप जो होता है, ठीक है, 6000 रिपीटेशन, कितना, 6000 सेकंड, ये बन गया तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट। तो अगर हमें कार्बन 13 NMR के एक्सपेरिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो कंपेरेबल या प्रोटॉन NMR जैसा करना है, तो हमें 1 घंटा 40 मिनट तक अपने एक्सपेरिमेंट को सिर्फ रिपीट करना होगा एक स्पेक्ट्रम के लिए। और अगर आपका सैंपल सॉलिड फॉर्म में है, तो ये वैक्स लाइक सॉलिड है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दिनों तक कंटिन्यू रहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूजुअली केप्ट ऑन फॉर सेवरल डेज। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और भी है कि यहाँ जो स्केल यूज़ किया जाता है प्रोटॉन NMR के केस में, जो स्केल होता था मोस्टली वो 1 से लेकर 10 तक होता था, है ना, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन कहीं इंतहाई ये कह लें कि एक्सेप्शनल केसेस आ गए, जिसे बहुत कम इस तरह के रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इनोल है। ये इनोल का मॉलिक्यूल, इसमें जो हाइड्रोजन होता है इसकी वैल्यू 15 तक जा सकती है। तो प्रोटॉन के लिए आप 15 तक का यानी 15 तक का स्केल यूज़ कर सकते हैं, जो केमिकल शिफ्ट स्केल है। लेकिन कार्बन 13 के केस में ये जो स्केल होता है ये 1 से लेकर 200 ppm तक का होता है, ठीक है। अब ये जो स्केल ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है, इस स्केल के कुछ फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि कार्बन, हर कार्बन को, क्योंकि अभी आप बड़े सिंपल से मॉलिक्यूल को ना सोचें, अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप किसी प्रोटीन को एनालाइज़ कर रहे हैं, किसी विटामिन को एनालाइज़ कर रहे हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल एनालाइज़ कर रहे हैं जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 1 लाख डाल्टन है, काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है। तो उसमें जो कार्बन का स्केलेटल होता है ना, उस एक्चुअली उस कार्बन के स्केलेटल को देखने के लिए हम कार्बन 13 NMR कर रहे होते हैं। तो जब स्केल बड़ा होगा तो रेजोल्यूशन अच्छी होगी, हर कार्बन को हम अलग अलग देख सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। अब हम लाइव क्लास कर रहे होते हैं, जब क्लासरूम में तो सवालात भी आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। तो एक सवाल जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ आप ज़रूर करते, कि कार्बन 13 NMR में जब कार्बन 13 का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ कपलिंग होती है या नहीं होती। तो कार्बन 13 NMR के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग बिल्कुल ही नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि एक तो नेचुरल अबंडेंस ही बहुत कम है। यानी प्रोटॉन के केस में तो हमें पता था ना कि हाइड्रोजन के बाद दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी प्रोटियम ही होगा, क्योंकि नेचुरल अबंडेंस ही 100% तक थी तकरीबन। यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस है ही बहुत कम, यानी ये कार्बन 13 आएगा फिर आगे जाके कहीं आएगा कार्बन 13, फ़ौरन बाद वाला केस नहीं हो सकता यहाँ पे कि फ़ौरन ही बाद में कोई कार्बन 13 का आपके पास स्पीशी आ गई और वो कहीं कपल कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। तो एक इंट्रोडक्शन था कार्बन 13 NMR का। तो अब हम इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं जनाब।
अब ये जो न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट है, आपके जहन में एक सवाल ये भी, और आगे चलने से पहले हम ये ज़रा डिस्कस कर लें कि कार्बन कार्बन ठीक है कपल नहीं करे, लेकिन कार्बन 13 के साथ हाइड्रोजन तो कपल कर सकता है ना। हाइड्रोजन तो एनएमआर एक्टिव है, और प्रोटीन्स हों या वाइटामिन हों, इसमें हाइड्रोजन तो होते हैं बिल्कुल, तो वो ज़रूर इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जनाब कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर प्रेसिशन देता है, यानी जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और आपको पता है कि अगर कोई प्रोटॉन या कोई भी स्पीशी एक्साइटेड स्टेट में हो तो वो दोबारा से उस वक्त तक एब्जॉर्प्शन नहीं देती जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए, है ना। तो अब ये जो प्रोटॉन की कपलिंग होती है कार्बन 13 से, इसको कैसे रोका जाए? तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ब्रॉड बैंड देते हैं, यानी हम प्रोटॉन जिन जिन फ्रिक्वेंसीज़ पर एक्साइट हो सकता है या एक्साइटेशन स्टेट पे जा सकता है, वो तमाम फ्रिक्वेंसीज़ हम एक ही वक्त में अपने सैंपल को दे देते हैं, ठीक है। उस सैंपल में क्या होता है कि जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो फ्रिक्वेंसीज अपनी अपनी एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं, अब वो कार्बन 13 के साथ कपल उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक वो रिलैक्स ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, उसको रिलैक्स होने का मौका ही नहीं देते, हम मुसलसल उसको वो एनर्जी देते रहते हैं जिस पे वो प्रोसेस करता है, और वो इस तरह से कार्बन 13 के साथ कपल नहीं करता। अब इस तरह करने से क्या होता है कि वो जो कार्बन 13 का जो पीक एरिया है वो ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स बढ़ जाता है। हम तो कोशिश कर रहे थे भाई B0 बढ़ा दें, ठीक है, कंसंट्रेशन तो हम एक हद से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते ना, B0 बढ़ा दें या टेम्परेचर कम कर दें, इतने जतन कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट, यानी कि प्रोटॉन को उनकी एनर्जी दे के खामोश कर दो भाई, जैसे आमतौर से होता है ना, जो ज़्यादा चीखता है लो भाई उसको कुछ दे के खामोश कर दिया तो आप अपना काम करो। तो न्यूक्लियर ओवरहाउजर इफेक्ट की वजह से जो कार्बन की जो पीक एरिया है वो ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है जनाब। तो क्योंकि वो जो डीकपलिंग एनर्जी होती है कार्बन वो प्रोटॉन को देके उसको एक्साइट करके खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो इसकी जो पीक एरिया है गेट्स इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, ठीक है। यानी प्रोटॉन को खामोश कर दो एनर्जी देके और कार्बन 13 को स्टडी कर दो, एज सिंपल एज दैट। अब सॉलिड्स के लिए जो कार्बन 13 है उसके लिए, क्योंकि सॉलिड्स को स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है ना, अब तक हमने सॉल्यूशंस को ही स्टडी किया है, चाहे वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लें या UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लें। तो NMR के अंदर अगर सॉलिड को आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एक मैजिक एंगल होता है, ये मैजिक एंगल होता है 54.7 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें जिस सॉलिड को भी स्टडी करना होता है उसको हम 54.7 डिग्री के एंगल पे रखते हैं और उसको रोटेट करते हैं, कितना, 2 किलो हर्ट्ज़ की स्पीड से, यानी 1 सेकंड में 2000 दफ़ा वो राउंड घूमेगा। तो इतनी स्पीड से वो उसको घुमाते हैं, एंगल रखते हैं उसका अपनी फील्ड के साथ 54.7 डिग्री। उसके बाद जो जितनी भी सॉलिड इंटरेक्शन है वो नलीफाई हो जाती है और वो बिल्कुल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और जिस तरह का स्पेक्ट्रम हम चाहते हैं वो उस तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिल जाता है। तो ये कार्बन 13 का जो सॉलिड NMR का स्टडी इस तरह से करता है। अब 2 डायमेंशनल NMR में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई कंपाउंड हो,
आपके पास कोई कंपाउंड है, इन कंपाउंड के प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के करीब तो नहीं है जैसे इसमें केस में नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से स्पेस में कि वो स्पेस में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। बॉन्डिंग में तो करीब नहीं है, लेकिन उनकी तरतीब कुछ इस तरह से बनी हुई है कि वो स्पेस में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि उनका डिस्टेंस जो है वो 4 बॉन्ड से कम का हो गया, 3 के बराबर हो गया या 2 के बराबर हो गया, उतना ही हो गया जिसमें कपलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कपलिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम इन प्रोटॉन को वही वाला स्टेप करें जो हम न्यूक्लियर ओवरहाइजर इफेक्ट में करते थे, इसको इनकी एनर्जी दे के खामोश कर दें, तो ये मल्टीप्लिसिटी पर असर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो अगर स्पेस में कहीं कोई दो NMR एक्टिव स्पीशीज़ इंटरेक्ट करती हैं स्पेस में, तो उसको हम एनर्जी देकर खामोश कर देते हैं और फिर देखते हैं स्पेक्ट्रम पे क्या असर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक को कि जिसमें हम डीकपल कर दें, इसको एनर्जी दे देंगे तो ये खामोश हो जाएगा, इसका स्पेक्ट्रम आ जाएगा, है ना। इन तीनों को, क्योंकि तीनों एक जैसे, इनको एनर्जी दे देंगे तो इसका स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो इस तरह से बारी बारी हम क्या करते हैं, कितने प्रोटॉन कहाँ लगे हैं, किस तरतीब से लगे हैं, वो हर कार्बन के ऊपर या हर एक्टिव कार्बन के ऊपर मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से जो चीज़ मालूम करते हैं उसको कहते हैं 2D NMR। अगर 2D NMR से भी कोई चीज़ ना मालूम हो तो फिर हम 3D NMR की तरफ जाते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल NMR। यानी 2D से नहीं मालूम हो रहा तो हम 3D की तरफ जाएंगे, 2 तरफ के प्रोटॉन को खामोश करेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, 3 तरफ के प्रोटॉन को खामोश करेंगे 3D में, चौथा देखेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल NMR में हम क्या करते हैं, जो स्पेस में ओरिएंटेशन होती है ना प्रोटॉन्स की, जब प्रोटॉन्स इंतहाई करीब करीब आ जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लग जाते हैं, तो उस इंटरेक्शन को मालूम करने के लिए हम 2D NMR 3D 4D वगैरह कर लेते हैं। इसकी और भी कई सारी टेक्निक्स हैं जिनके नेम्स आप बुक में देख सकते हैं, मैं आपको वैसे भी बता दूंगा आप कमेंट में अगर पूछेंगे तो। अदरवाइज़ यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल NMR जो है वो पूरा हो जाता है। थोड़ा सा और स्टडी करके फिर आज के लेक्चर को और इंशाल्लाह इस क्लास के लेक्चर्स को वाइंड अप करते हैं। MRI, इस नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। अल्लाह ना करे कि किसी को इस मशीन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े ज़रूरत तो आप सबको इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो मालूम होना ही चाहिए। MRI का जिस चीज़ का एब्रीविएशन है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी ना। पहले इस मशीन को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ही कहा जाता था, लेकिन क्योंकि आपको मालूम है कि एक आम आदमी जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद न्यूक्लियस के नाम से ही डरने लगा, तो क्योंकि बहुत से मरीज़ डर जाते थे, नहीं भाई हम नहीं करा रहे, NMR नहीं करा रहे हम, तो वो समझते थे कि शायद उनको कैंसर हो जाएगा और वो मर जाएंगे। तो अब क्या कर दिया है, अब NMR का नाम बदल के उन्होंने MRI कर दिया है। मेडिकल एप्लीकेशन जहाँ भी NMR की होगी वहाँ पे आप MRI देखोगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये होता है कि आम आदमी जो होते हैं, आम अफराद जो होते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, न्यूक्लियर का नहीं है, ये मैग्नेटिक इमेजिंग है, हम तस्वीर ले रहे हैं आपकी ओर, ठीक है। तो ये जो टेक्निक होती है MRI, इस तरह की टेक्निक्स को कहते हैं आप मोनीवेसिव टेक्निक्स। यानी ये मोनीवेसिव टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिनका हमारे जिस्म पर कोई असर नहीं होता, ठीक है। हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। पानी मौजूद है, उसका मतलब क्या हुआ, हमारे ब्रेन के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन मौजूद है। अब होता क्या है कि अगर मैं रफ सी डायग्राम बनाऊँ, मेरी ड्राइंग बड़ी ख़राब सी है, तो हमारा जो ब्रेन होता है, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के तीनों जानिब से हम क्या करते हैं, रेडिएशन दे देते हैं। अब हमें पता है
कि ये जो प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन जिस फ्रिक्वेंसी के साथ प्रिसीशन दे रहा होगा, उसके बाद वाला प्रोटॉन उतनी फ्रिक्वेंसी के साथ प्रिसीशन नहीं दे सकता, क्योंकि अंदर जब ये पेनिट्रेट होगी रेडिएशन तो डिसिपेट भी होगी। तो जो हमारे पास रेट ऑफ डिसिपेशन है वो है 425 हर्ट्ज़ पर सेंटीमीटर, यानी हर सेंटीमीटर के बाद जो प्रोटॉन है वो 425 हर्ट्ज़ कम की प्रिसीशन देगा, इतनी कमी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि हम तीनों जाने से पहले इस तरह से मालूम कर लेते हैं कि प्रोटॉन कैसे प्रेसेस कर रहा है, फिर इस तरह से मालूम करते हैं प्रोटॉन कैसे प्रेसेस कर रहा है, फिर थ्रू द प्लेन मालूम करते हैं। तो इस तरह से क्या आता है, 3 डायमेंशनल डेटा आ जाता है हमारे ब्रेन का हर सेंटीमीटर का। तो ये बड़ी एक करिश्माती टेक्निक है जो आपके ब्रेन के अंदर की मालूमात आपको देती है, जो इसके अलावा आप शायद ना निकाल सकें। ठीक है, तो आजकल जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स आ गई हैं, तो हम पर सेंटीमीटर के बजाय हमें ये रेजोल्यूशन हम पर मिलीमीटर तक देख सकते हैं, यानी सेंटीमीटर से इम्प्रूव करके पर मिलीमीटर तक की टेक्निक्स बन चुकी हैं। अभी आप अपने दिमाग का हर सेंटीमीटर का हिस्सा देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना दिमाग है या कितना वहाँ पे कह लेंगे गार्बेज है, वो आप इस टेक्निक से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका जो NMR का जो पोर्शन है वो एंड होता है। तो NMR की जो फ्यूज़ व बरक़ात है वो एक दफ़ा फिर हम आपको बता देते हैं कि NMR एक ऐसी टेक्निक है जो आपको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करके देती है। ठीक है जनाब, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस काइनेटिक्स स्टडी कर सकते हैं, यानी अगर आपको कोई एक्सचेंज मालूम करना है ना, आपको ये देखना है ये प्रोटॉन और पानी का जो प्रोटॉन है ये एक्सचेंज होता है या नहीं, तो आप इसका NMR ले लो। ठीक है, एक दफ़ा एनहाइड्रस फॉर्म में यानी नीट फॉर्म में ले लो इसका NMR, और एक दफ़ा पानी डाल के NMR ले लो। पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है इसको आप सब्सटीट्यूट करा दें ड्यूटेरियम के साथ, तो जो चेंजिंग आएगी, अगर उसके बाद इसके स्पेक्ट्रम में चेंजेस आती हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे आप एक्सचेंज भी मालूम कर सकते हैं, प्रोटॉन का एक्सचेंज मालूम कर सकते हैं, काइनेटिक्स मालूम कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल टेक्निक है। तकरीबन 200 आपके पास आइसोटोप्स हैं जो NMR एक्टिव है। तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी टेक्निक है जो कोई ऐसी चीज़ है जो NMR के ज़रिए एनालाइज नहीं की जा सकती। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास NMR के हवाले से कोई भी सवाल हो, कुछ हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके साथ मज़ीद ये है कि डिस्कशन करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे और आप सबको इंतहाई कामयाब ज़िंदगी और आखिरत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।